हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल राउंड लिटरेचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट चार्ल्स डिकेंस। Charles Dickens was born on 7th Feb 1812 and died on 9 June 1870. He was an English writer and social critic. Dickens created some of the world's best known fictional characters and is regarded by many as the greatest novelist of the Victorian era. डिकेंस ने वर्ल्ड के कुछ बेस्ट नोन फिक्शनल कैरेक्टर्स यानी काल्पनिक पात्र का निर्माण किया है और उन्हें ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट माना जाता है विक्टोरियन एरा का। His works enjoyed unprecedented popularity during his lifetime, and by the 20th century, critics and scholars had recognized him as a literary genius. His novels and short stories are widely read today. उन्होंने अपने लाइफ में बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है और 20th सेंचुरी के क्रिटिक्स एंड स्कॉलर्स ने उन्हें लिटरेरी जीनियस माना है। उनके नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज आज भी पढ़े जाते हैं और मशहूर हैं। His novels, most of them published in monthly or weekly installments, pioneered the serial publication of narrative fictions, which became the dominant Victorian mode for novel publications. उनके ज़्यादातर novels monthly और weekly installments में प्रकाशित होते हैं। उनके कई novels serial के फॉर्म में पब्लिश हुए हैं, जो विक्टोरियंस के लिए novel publications का एक नया आधार है। चलिए उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। चार्ल्स डिकेंस वॉज बोर्न ऑन 7th Feb 1812 at 1 mile in Terrace, Landports in Portia Island, Portsmouth, Hampshire। चार्ल्स डिकेंस का जन्म 7th Feb 1812 को पोर्शिया आइलैंड, हैम्पशायर में हुआ था। द सेकेंड ऑफ 8 चिल्ड्रन ऑफ एलिजाबेथन डिकेंस एंड जॉन डिकेंस। वो 8 बच्चों में दूसरे बेटे थे। उनकी माँ का नाम एलिजाबेथन डिकेंस था और उनके पिता का नाम जॉन डिकेंस था। His father was a clerk in the Navy Pay Office and was temporarily stationed in the district. He was incarcerated in a debtor's prison, so Dickens had to leave school at the age of 12 to work in a boot blacking factory. उनके पिता क्लर्क थे नेवी पे ऑफिस में। उन्हें कर्ज न चुकाने के कारण जेल हुई थी, जिसके कारण डिकेंस को 12 साल के उम्र में स्कूल छोड़कर बूट ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम करना पड़ा था। चलिए उनके लव लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। इन 1830 डिकेंस मेट हिज फर्स्ट लव, मारिया बेडनेल, thought to have been the model for the characters Dora in David Copperfield. Maria's parents disapproved of the courtship and ended the relationships. 1830 में डिकेंस मारिया बिडनेल से मिले थे और उन्हें उनसे प्यार हो गया था। डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर के लिए वे मारिया को एज अ मॉडल लेना चाहते थे कैरेक्टर डोरा के लिए, जो कि उस नॉवेल की हीरोइन थी। बट मारिया के पेरेंट्स को दोनों ही चीज़ें मंजूर नहीं थी और इसलिए उनकी जो ये रिलेशनशिप्स थी वो एंड हो जाती है। On 2nd April 1836, after a one-year engagement and between episodes 2 and 3 of the Pickwick Papers, Dickens married Catherine Thompson Hogarth, the daughter of George Hogarth, editor of the Evening Chronicles. 2 अप्रैल 1836 को सगाई के एक साल बाद पिकविक पेपर के 2-3 एपिसोड्स आने के बाद डिकेंस ने कैथरीन थॉमसन होगार्थ से शादी कर ली थी। The Frozen Deep was a play in which he and Nellie, as Ellen was called, had performed together in August 1857. Dickens had a secret love affair with Ellen Ternan, which lasted for 13 years until his death in 1870. द फ्रोज़न डीप नाम के प्ले में डिकेंस और नेली ने परफॉर्म किया था 1857 अगस्त में, और 2 शादियों के बाद उनका एक सीक्रेट अफेयर शुरू हुआ था जो कि एलन टर्नन के साथ था, जो कि 13 साल उनके डेथ तक चला था। Dickens published well over a dozen major novels and novellas, a large number of short stories, including a number of Christmas-themed stories, a handful plays, and several non-fiction books. Dickens ने बहुत सारे मेजर नॉवेल्स, नॉवेलाज, शॉर्ट स्टोरीज, क्रिसमस से जुड़ी कुछ नॉन फिक्शनल बुक्स पब्लिश की थी। Dickens edited a weekly journal for 20 years, wrote 15 novels, 5 novellas, 100 of short stories and non-fictional articles. Dickens ने 20 साल तक वीकली जर्नल्स में
नॉवेल्स को पब्लिश कराया, जिसमें उन्होंने 15 नॉवेल्स, 5 नॉवेलास, 100 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉन फिक्शनल आर्टिकल्स लिखे। His success as a novelist continued. The young Queen Victoria read both Oliver Twist and the Pickwick Papers, staying up until midnight to discuss them. उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि क्वीन विक्टोरिया ने उनके नॉवेल्स ऑलिवर ट्विस्ट एंड पिकविक पेपर की बहुत ज़्यादा ही प्रशंसा की है। चलिए उनके स्टाइल की बात करते हैं। Dickens' approach to the novel is influenced by various things, including the picaresque novel tradition, melodrama, and the novel of sensibility. डिकेंस का अप्रोच नॉवेल्स में ज़्यादातर पिकारेस्क्यू ट्रेडिशन की तरफ या मेलोड्रामा की तरफ और नॉवेल ऑफ सेंसिबिलिटी की तरफ होता था। Cliffhanger is the literary device used by Charles Dickens. Cliffhanger ending is a plot device in fiction which features a main character in a precarious or difficult dilemma or confronted with a shocking revelation at the end of an episode or a film of serialized fiction. A cliffhanger is hoped to incentivize the audience to return to see how the characters resolve the dilemma. क्लिफ हैंगर एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसे चार्ल्स डिकेंस ने इन्वेंट किया था, और ये ऐसा डिवाइस है जैसे कि आप मान लो कि हम जैसे सीरियल देखते हैं या कोई भी फिल्म देखते हैं और एक ऐसा प्लॉट या एक ऐसे प्लॉट का एक ऐसा मेन पॉइंट आता है एंडिंग में जो कि हमें इस डिलेमा में डाल देता है कि हम जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक डिलेमा में होता है या ऐसे एक पॉइंट पे होता है कि आप इंटरेस्टेड हो जाते हो एज एन ऑडियंस कि आगे क्या होगा तो दैट्स द मेन प्लॉट एंडिंग पॉइंट जो होता है ना प्लॉट का, उसे हम क्लिफ हैंगर डिवाइस लिटरेरी डिवाइस में जानते हैं। In 1832, at the age of 20s, Dickens was energetic and increasingly self-confident. 1832 में डिकेंस के 20s में वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। Drawn to the theatre, he became an early member of Garrick Club और बहुत ही जल्द बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी और के कारण उन्हें गैरिक क्लब में शामिल कर लिया गया था। In 1833, Dickens submitted his first story, A Dinner, at Popular Talk to the London Periodical Monthly Magazine. 1833 में डिकेंस ने अपना पहला स्टोरी अ डिनर एट पॉपुलर वॉक लंदन periodicals मंथली मैगजीन में सबमिट किया था। His journalism in the form of sketches in periodicals formed his first collection of pieces published in 1836 is Sketches by Boz. Boz being a family nickname he employed as a pseudonym for some years. डिकेंस के सारे जर्नलिज्म स्केचेस के फॉर्म में periodicals में पब्लिश कराए गए हैं जो कि 1836 में स्केचेस बाय बॉज नाम से पब्लिश्ड हुए हैं। उन्होंने स्यूडोनिम यूज़ किया अपने लिए जो कि बॉज नाम था और जो कि उनके लिए एक फैमिली निकनेम था। Dickens' literary success began with the 1836 serial publication of the Pickwick Papers, a publishing phenomenon thanks largely to the introduction of the character Sam Wheeler in the 4th episode that sparked Pickwick merchandise and spins-off. डिकेंस का लिटरेरी सक्सेस 1836 में सीरियल पिकविक पेपर्स से शुरू हुआ था। थैंक्स टू सैम विलर, 4th एपिसोड में उन्होंने एक कैरेक्टर सैम विलर को इंट्रोड्यूस कराया जिसके कारण आई थिंक उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई और इतना वो पॉपुलर हुए, दैट्स बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। चलिए उनके इन्फ्लुएंस के बारे में जानते हैं। No other writer such a profound influence in Dickens as William Shakespeare on Dickens' veneration of Shakespeare. Alfred Hardwicke wrote, "No one is better qualified to recognize literary genius than a literary genius, a kind of power." The Shakespeare-Dickens analogy, 1975. डिकेंस के ऊपर किसी भी राइटर का इतना प्रभाव नहीं पड़ा था जितना कि विलियम शेक्सपियर का प्रभाव हुआ था। अल्फ्रेड हार्डविज ने भी लिखा है कि एक लिटरेरी जीनियस से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। उन्होंने ये चीज़
काइंड ऑफ पावर द शेक्सपियन डिकेंस एनालॉजी 1975 में लिखी थी। Dickens was perturbed by the return to power of the Tories, whom he described as people whom politically I despise and abhor. He wrote 3 anti-Tory verse satires: The Fine Old English Gentleman, The Quack Doctor's Proclamation, and Subjects for Painters, which were published in the Examiner. डिकेंस टोरीज के विरुद्ध थे, एंटी टोरीज थे, और उनके कारण और इसके कारण उन्होंने 3 एंटी टोरीज सटायर्स भी लिखी थी जो कि एग्जामिनर में पब्लिश कराए गए थे, जो कि थे द फाइन ओल्ड इंग्लिश जेंटलमैन, द क्वैक डॉक्टर्स प्रोक्लेमेशंस एंड सब्जेक्ट्स फॉर पेंटर्स। आइए बात करते हैं अदर राइटर्स जो कि चार्ल्स डिकेंस के बारे में क्या सोचते थे। Among fellow writers there was a range of opinion on Dickens, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। उनकी राइटिंग्स, उन्होंने बहुत सारी जर्नल्स लिखी हैं, उन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स की है, तो राइटर्स के उनको लेकर तरह तरह के थॉट्स थे। पोएट लॉरिएट विलियम वर्ड्सवर्थ थॉट हिम अ वेरी टॉकेटिव वल्गर यंग पर्सन। पोइट लॉरिएट जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उन्होंने ये कहा है कि डिकेंस एक बहुत ज़्यादा बातूनी वल्गर इंसान थे। नॉवेलिस्ट जॉर्ज मेरेडिथ फाउंड डिकेंस इंटेलेक्चुअली लैकिंग। नॉवेलिस्ट जॉर्ज मेरेडिथ के अनुसार डिकेंस को बुद्धिमत्ता में कम माना जाता है। एंटोनी ट्रोलॉप्स ऑटोबायोग्राफी फेमसली डिक्लेयर्ड Thackeray is not Dickens to be the greatest novelist of the age. ट्रोलॉप के अनुसार, उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसके अनुसार भी ठाकरे को उन्होंने नॉवेलिस्ट, बेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ दैट एज कहा है, ना कि डिकेंस को। Virginia Woolf had a love-hate relationships with Dickens, finding his novels mesmerizing while reproving him for his sentimentalism and a commonplace style. वर्जीनिया वुल्फ का डिकेंस के साथ लव हेट का रिलेशनशिप रहा है। उन्हें डिकेंस के नॉवेल्स मेस्मराइजिंग लगती है, पर उनकी जो भावुक और सामान्य नेचर था जो नॉवेल्स को लेकर, उन्होंने उसमें निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इट वॉज नॉट सो गुड। Leo Tolstoy and Fyodor Dostoevsky refer to Dickens as that great Christian writer. Leo Tolstoy और Fyodor Dostoevsky के अनुसार Dickens एक great Christian writer थे। The term Dickensians is used to describe something that is reminiscent of Dickens and his writings, such as poor social or working conditions or comical repulsive character. डिकेंशियंस उन्हें कहा जाता है जो कि डिकेंस को फॉलो करते हैं, जो कि उनकी राइटिंग्स को फॉलो करते हैं और उन्हीं की तरह पुअर सोशल और वर्किंग कंडीशंस को कॉमिकली यानी विथ ह्यूमर, रिपल्सिव कैरेक्टर्स और ह्यूमर के साथ दर्शाते हैं, उन्हें डिकेंशियंस कहते हैं। On 8th June 1870, Dickens had another stroke at his home after a full day's work on Edwin Drood. The next day, he died at Gad's Hill Place. 8 जून 1870 को उन्हें एक स्ट्रोक आया उनके ही घर में, जब वह पूरे एडविन ड्रूड जो कि उनकी लास्ट वर्क था वो उसे लिख रहे थे, उस पर काम कर रहे थे, और अगले दिन गैड्स हिल प्लेस में उनकी डेथ हो गई। His last words were on the ground in response to his sister-in-law Georgina requested that ही लाई डाउन। उनके लास्ट वर्ड्स ऑन द ग्राउंड थे। एक्चुअली कभी कभार एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आते हैं कि उनकी राइटर के लास्ट वर्ड्स उनके डेथ के टाइम क्या थे या एंड वॉट एवर, सो आई थिंक इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, सो आई रोट इट। Contrary of his wish to be buried at Rochester Cathedral in an inexpensive, unostentatious and strictly private manner, he was laid to rest in the Poets' Corner of Westminster Abbey. वो चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद रोस्टर कैथेड्रल में शांति और सामान्य तरीके से ही लेकिन
उनको दफनाया जाए आई थिंक, बट उनको वेस्टमिंस्टर एबे में पोइट्स कॉर्नर में दफनाया गया। Important points about his works. David Copperfield is regarded by many as wild autobiography of Dickens. डेविड कॉपरफील्ड को डिकेंस की बेहतरीन नॉवेल्स में से एक माना जाता है। Oliver Twist, published in 1838, became one of the Dickens' better-known stories and was the first Victorian novel with a child protagonist. Oliver Twist, जो कि 1838 में पब्लिश हुई थी, उसे डिकेंस की सबसे बेहतरीन विक्टोरियन नॉवल माना जाता है, जिसमें एक बच्चा प्रोटैगनिस्ट यानी सेंट्रल कैरेक्टर एक बच्चे को लिया जाता है। Oliver Twist and Great Expectations are also frequently adopted, and like many of his novels evoke images of early Victorian London. 1843 में Oliver Twist और Great Expectations उनकी ऐसी novels हैं जो उस वक्त के विक्टोरियन लंदन की कहानी दर्शाती है। His 1843 novella A Christmas Carol remains especially popular and continues to inspire adaptation in every artistic genre. 1843 में पब्लिश नॉवेला A Christmas Carol इंस्पायर करती है अलग अलग आर्टिस्टिक जॉनर में। His 1859 novel A Tale of Two Cities set in London and Paris is his best known works of historical fictions. 1859 में लिखी गई टेल ऑफ टू सिटीज़ जो कि सेटिंग थी लंदन और पेरिस में, वो एक हिस्टोरिकल फिक्शन की बेस्ट नोन बुक है। Nicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop, and his first historical novel, Barnaby Rudge's A Tale of the Rights of 80, as part of the Master Humphreys Clock series, were all published in monthly installments before being made into books. Nicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop और बारनेबी रज, ये सारे ही एक ऐसे उनके बुक्स हैं जो कि फर्स्टली एज अ मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पीरियोडिकल्स के थ्रू या पेपर्स के थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू पब्लिश हुए हैं, उसके बाद उन्हें बुक में कन्वर्ट कराया गया है। Dickens authored a work called The Life of Our Lord 1846, a book about the life of Christ written with the purpose of sharing his faith with his children and family. डिकेंस ने द लाइफ ऑफ आवर लॉर्ड लिखी थी, जिसमें उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट बताया था। उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की थी अपनी फैमिली और अपने बच्चों को अबाउट हिज बिलीव, अबाउट हिज फेथ ऑन गॉड। डिस्कस करते हैं। फर्स्ट द पिकविक पेपर, जहाँ से उनकी पॉपुलैरिटी शुरू हुई थी। ओलिवर ट्विस्ट, थर्ड निकोलस निकलेबी, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये चारों ही वीकली सीरियल की तरह पब्लिश कराए गए हैं। बाद में इन्हें बुक की तरह पब्लिश कराया गया है। बारनबी रज, ये भी उन्होंने वीकली इंस्टॉलमेंट में मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक में पब्लिश कराया था, बाद में इसे बुक में ट्रांसफ़र किया गया था। अ क्रिसमस कैरल, इट्स अ प्रोज being a ghost story of Christmas. Martin, लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ मार्टिन चेज़लविट, मंथली सीरियल, इसे भी मंथली सीरियल की तरह ही पब्लिश कराया गया था। द चाइम्स, स्टोरी ऑफ सम बेल्स दैट रैंग एन ओल्ड ईयर आउट एंड अ न्यू ईयर इन 1844। द क्रिकेट ऑन द हार्थ, अ फेरी टेल ऑफ होम 1845। देन उन्होंने लिखी है द बैटल ऑफ लाइफ, अ लव स्टोरी 1846। डॉम्बे एंड सन, मंथली सीरियल, ये भी एक बहुत ही फेमस उनके एक बुक थी, मंथली सीरियल की तरह उन्होंने पहले पब्लिश की थी। द हॉन्टेड मैन एंड द घोस्ट्स बार्गेन, अ फैंसी फॉर क्रिसमस टाइम 1848। David Copperfield, it is an autobiography of himself. The personal history, adventure, experience and observation of David Copperfield, the younger of Blunderstone Rookery,
विच ही नेवर मेंट टू पब्लिश ऑन एनी अकाउंट, मतलब वो इसे पब्लिश नहीं कराना चाहते थे क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें उनके पर्सनल कहानी से प्रेरित है, बट इट इज़ पब्लिश्ड इन मंथली सीरियल। ब्लीक हाउस जो कि एक मंथली सीरियल था। हार्ड टाइम्स, इट्स द मोस्ट मोस्ट important book for our graduations, and it is and Hard Times is one of his greatest novels at that time। लिटिल डॉरेट मंथली सीरियल में उन्होंने इसे पब्लिश किया था। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल, जिसे उन्होंने वीकली सीरियल में पब्लिश कराया था। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स ऑफ डिकेंस। आवर म्यूचुअल फ्रेंड, it is also one of the most ग्रेट नॉवेल्स जिन्हें उन्होंने मंथली सीरियल में पब्लिश किया था। एंड द सिग्नल मैन 1866, द मिस्ट्री ऑफ एडविन जूड, जो कि उनकी आखिरी राइटिंग थी जिसको उन्होंने मंथली सीरियल में पब्लिश कराया था, और ये अनफिनिश्ड थी क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। And now it's all. Thank you for and that's it. I hope you like it and it will help you for understanding about Charles Dickens. Thank you. Please subscribe and like and comment. Thank you.